तो अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ऑफिशियल प्लॉट सामने आया है, जहां ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम का मिशन उन लोगों को ढूंढना और फिक्स करना है जिनसे इनकर्जन शुरू हुआ है। वांडा, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन ये 616 से हैं, बाकी फ्रैंकलिन 828 से हैं और एक्समैन के यूनिवर्स से भी कई कैरेक्टर्स हैं। कैंग का भी यही मोटिव होता, लेकिन वो अभी इस बड़े गेम से बाहर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूमंस ने वार्निंग दी थी कि बड़े विलन आ जाएंगे, वो कैंग ने क्वांटम रेल में काफी हद तक क्लियर कर दिया था। यहाँ कैंग ने बताया कि उसके वेरिएंट मल्टीवर्स से एक बच्चे की तरह खेल रहे हैं। मैंने देखा है कि मल्टीवर्स मर रहा है और उन्हीं की वजह से ये इनकर्जन शुरू हुआ है और सिर्फ वही है जो उसे फिक्स कर सकता है। ये बात जेनेट के स्केल पर फिट नहीं हुई, लेकिन कैंग का मल्टीवर्सल लेवल पर अरबों खरबों लोगों को मारना ये मल्टीवर्स के वजूद के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब जो कैंग का पूरा मोटिवेशन था वो मल्टीवर्स को बचाने का काम था। अब हालत ये है कि कैंग डायनेस्टी हमारे सामने नहीं है और कैंग जैसा सेवियर फुल मूड में नहीं दिखेगा, लेकिन इमोर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग्स के लिए कैंग ही है जो यहाँ पर अपने इस मोटिव के साथ फिट होता है। भले ही हमें मूवी के अंदर एक हिस्सा कैंग वर्सेस इमोर्टस के साथ दिखा दे, लेकिन बाकी मूवी में डॉक्टर डूम और जितने भी यूनिवर्स के कैरेक्टर हैं उनके साथ डॉक्टर डूम की एक बैटल होगी। सुपर हीरोज और उनके यूनिवर्स वर्सेस डॉक्टर डूम तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही डॉक्टर डूम से जो छीना गया है वो डॉक्टर डूम को वापस भी मिलेगा और ये आखिरी तक इतना बेबुनियाद हो चुका होगा जिसको बचाने के लिए डूम एक और कोशिश करेगा और इस कोशिश को हम देखेंगे सीक्रेट वॉर्स में। मतलब डॉक्टर डूम को जो चाहिए वो डूम्सडे में तो मिलेगा और मिलने के बाद फिर से ये चीज हाथ से जाएगी और जिसे हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा। इसीलिए एक बैटल वर्ल्ड बनना श्योर है, लेकिन उससे पहले हर एक यूनिवर्स में जाकर उसे बचाना भी जरूरी है। इसमें कई कैरेक्टर से शुरुआत होगी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, स्पाइडरमैन, डेडपूल, वुल्वरीन, मोनिका रैम्बो, कैप्टन अमेरिका और ओल्ड एक्समैन से कई कैरेक्टर्स हैं। अब डेडपूल से ही शुरुआत करें तो इस बंदे ने काफी कांड किए हैं जिसकी वजह से इसके यूनिवर्स में इनकर्जन होंगे, जैसे एंकर बीइंग वुल्वरीन की खोज में कई यूनिवर्स और टाइमलाइंस में जंप करना, अवेंजर्स में भर्ती होने के लिए 616 में आ जाना। लेकिन यहाँ एक चीज अच्छी थी कि एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझाया गया और उसका यूज हुआ। मोनिका रैम्बो भी किसी दूसरे यूनिवर्स में है और कैप्टन अमेरिका ने भी टाइम ट्रेवल से इनकर्जन शुरू कर दिया है। पैगी के साथ 1948 में रहना और बाकी कैरेक्टर जैसे वांडा, मोनिका, डेडपूल, स्ट्रेंज ये सब पहले से ही इनकर्जन के रीजन है जिसे डूम को फिक्स करना है। और इसी फिक्सिंग में मार्वल मल्टीवर्स के कई ऐसे नियम हैं जो इस इनकर्जन को रोकते हैं और मल्टीवर्स को स्टेबल करते हैं। नेक्सस इवेंट, एंकर बीइंग, कैनन इवेंट, इनकर्जन और एब्सोल्यूट पॉइंट ये सभी ऐसे नियम हैं जो टाइमलाइंस को स्टेबल रखते हैं। यहाँ एक चीज ये भी है कि नेक्सस इवेंट के बारे में कैरेक्टर्स को पता नहीं चलता कि ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। इसके लिए एक अलग ही अथॉरिटी चाहिए जो इस चीज को समझती हो, जैसे हमने लोकी सीरीज में टीवीए को देखा और अब ये काफी हद तक डूम भी ये जानता होगा। ऐसे में जब कैप ने पैगी के साथ रुकने का फैसला किया, क्या इस चीज ने इस नियम को तोड़ा और अगर तोड़ा तो इनमें से वो कौन सा नियम था? वही मुझे ये भी लगता है कि डूम्सडे में एब्सोल्यूट पॉइंट और कैनन इवेंट को यूज नहीं किया जाएगा। और अभी जिनको ये नहीं पता कि ये इवेंट्स क्या है, तो एब्सोल्यूट पॉइंट वो हैं जो किसी भी हालत में बदले नहीं जा सकते। जैसे हमने व्हाट इफ सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड देखा था, यहाँ एब्सोल्यूट पॉइंट को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। और कैनन इवेंट के बारे में अगर स्पाइडरमैन के हिसाब से समझे तो स्पाइडरमैन अपने प्यार करने वाले को हर एक यूनिवर्स में खो देगा। इन दोनों सिचुएशन में कैरेक्टर अपने यूनिवर्स को खो देता है अगर वो इसे बदलने की कोशिश करे। बाकी जो दूसरे नियम है जैसे नेक्सस इवेंट, इनकर्जन और एंकर बीइंग, ये डूम्सडे में आगे यूज किए जाएंगे। नेक्सस इवेंट के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज अपने पाथ से हट जाती है तब एक ब्रांच टाइमलाइन बनती है जो आगे एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगी। ऐसे सामने कई सारे वेरिएंट और अल्टरनेट फ्यूचर पास्ट आएंगे और टीवीए ने एक हद तक सेक्रेट टाइमलाइन के जरिए इस नेक्सस इवेंट को रोक रखा था। लेकिन अब ऐसा है कि लोकी की वजह से ये जितने भी नेक्सस इवेंट है उनको मल्टीवर्सल टाइमलाइन में एक जगह मिल गई है। अब जितने भी अल्टरनेट पास्ट और फ्यूचर बन रहे हैं वो अब हम इस मल्टीवर्सल ट्री में देख रहे हैं, ना कि कोई एक नया यूनिवर्स। फिर भी अगर आगे ये कोशिश की जाती है कि इस मल्टीवर्सल ट्री को आगे कैसे वजूद में रखना है, तो एंड गेम में जो एशियन वन और ब्रूस की जो बातचीत हुई थी कि अगर कोई भी स्टोन अपने पाथ से हटता है तो टाइम फ्लो बढ़ता है और ब्रांच टाइमलाइन बनती है, उससे इसका हल निकाला जा सकता है। यहाँ जिसके कारण ये टाइम फ्लो डाइवर्ट हुआ है, अगर उसी चीज को उठाकर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रख दिया जाए तब ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ऐसे में पहले डूम कुछ सुपर हीरोज को उसी समय पर प्लेस कर सकता है पास्ट में जहाँ से नेक्सस इवेंट की शुरुआत हुई है, और यहाँ इन सुपर हीरोज को ये भी नहीं पता होगा कि उनकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई है, जैसे वांडा, कैप्टन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज ये सभी पूरी कंप्लीट मल्टीवर्सल सागा में ब्रांच टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। अब बात रह गई इस चीज की कि अगर फ्यूचर से पास्ट में किसी को प्लेस किया जा रहा है तो उसकी यादों का क्या होगा। तो एमसीयू में यादें भुलाने वाला फंडा बहुत इजी है। पहले ये डॉक्टर स्ट्रेंज और टीवीए कर चुके हैं, इसलिए डॉक्टर डूम के लिए भी
भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर अगर आपको ये चीज परेशान कर रही है कि कैप ने स्टोन्स को सही टाइमिंग पे नहीं रखा है, शायद उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, तो एक चीज जान लो कि इन्फिनिटी स्टोन्स वाला जितना भी मुद्दा है वो एक तरह से कंप्लीट है। इस चीज को मार्वल दोबारा गेम में नहीं लाने वाला, बल्कि असली गेम मल्टीवर्सल टाइमलाइन में मौजूद सेक्रेट टाइमलाइन, ओरिजिनल टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन है। जब तक सेक्रेट टाइमलाइन थी तब तक किसी भी बीइंग को इजाजत नहीं थी किसी भी ढंग से मल्टीवर्स में इंटरफेयर करने की, लेकिन जब ये थ्रेशोल्ड पूरा हुआ तब डॉक्टर स्ट्रेंज 838 पहुंचे और उन्हें इनकर्जन का कारण बताया गया। और यहाँ जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कारण होगा वो अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से आएगा। ऐसे ही मोनिका रैम्बो किसी दूसरे यूनिवर्स पहुंच चुकी है। अमेरिका चैविस ने न जाने कितने मल्टीवर्सल ट्रैवल किए हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमने देखा कि तीनों स्पाइडरमैन एक यूनिवर्स में आ गए हैं। साथ ही इनके विलन्स भी यहाँ मौजूद थे। एडी ब्रॉक और वैनम ने भी मल्टीवर्सल ट्रैवल किया है और वांडा भी इस लिस्ट में शामिल है। अब बात रह जाती है एंटमैन की, तो इसको ह्यूमन्स ने जानबूझकर कैंग तक पहुंचाया है, क्योंकि कोई तो ऐसा हीरो या विलन चाहिए जो इस मल्टीवर्सल क्राइसिस को फिक्स कर सके। वहीं एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि लोग बुरी तरह से कंफ्यूज हैं टाइमलाइंस और यूनिवर्स को लेकर। हमने जितनी भी टाइमलाइंस की बात की है, चाहे वो ब्रांच टाइमलाइन हो, सेक्रेट टाइमलाइन हो या ओरिजिनल टाइमलाइन, ये सब एक ही यूनिवर्स पे होती है। और जब भी कोई ब्रांच टाइमलाइन या ओरिजिनल टाइमलाइन बन रही है तो कोई दूसरी अर्थ या दूसरा यूनिवर्स पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि उसी अर्थ पर वो कैरेक्टर अपनी कहानी को बदल रहा है। जैसे एंड गेम में हमने दो कैप को देखा, एक कैप ने जो पूरा एंड गेम इवेंट किया और स्टोन को वापस रखने गए, वो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर आते हैं, लेकिन जो आखिरी में हमने ओल्ड कैप देखे वो ब्रांच टाइमलाइन से आते हैं। अब ये दोनों एक ही अर्थ पर मौजूद थे लेकिन अलग अलग टाइमलाइन से, और इन्हीं में ही एक और कैप होंगे जो ओरिजिनल टाइमलाइन से होंगे। और यहाँ सिर्फ कैप की बात नहीं है, बाकी भी जितने भी सुपर हीरोज हैं वो अपने ओरिजिनल ढंग से पास्ट से तैयार हो रहे हैं। अब अगर इस चीज को समझा जाए कि मार्वल यूनिवर्स में ये कौन सा पल होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, तो वो एंड गेम का इवेंट है। और एंड गेम के बाद हमने जितने भी सुपर हीरोज और इवेंट्स की कहानी देखी वो सब एक नेक्सस इवेंट से ही शुरू हुए हैं। सबकी कहानी ब्रांच टाइमलाइन में शिफ्ट हो गई है। जैसे लोकी, अगर लोकी की ब्रांच टाइमलाइन को मिटाया नहीं जाता तो हमें उसकी अलग कहानी देखने को मिलती, लेकिन ह्यूमन्स के प्लान के अनुसार लोकी को मल्टीवर्सल ट्री दे दिया गया। ऐसे ही बाकी सारे कैरेक्टर जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, स्पाइडरमैन, ये सभी कैरेक्टर आ जाते हैं जिन्होंने मल्टीवर्सल ट्रैवल किया है, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं था जहां मल्टीवर्सल ट्रैवल की इजाजत थी। लेकिन हमने एंड गेम के बाद जितना भी कुछ देखा है वह सुपर हीरोज ने मल्टीवर्सल इंटरफेयर किया है, और इसे देखकर ये क्लियर होता है कि ये सारे इवेंट ब्रांच टाइमलाइन के हैं। अब ऐसे में जो हमारे दिमाग में लोकी सीजन 1 से यह डाला जा रहा है कि ब्रांच टाइमलाइन की बनने की वजह से मल्टीवर्स के मिटने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए एंड गेम के बाद ये जितने भी इवेंट हुए हैं ये होने नहीं चाहिए, अब इनको रीराइट करना है। ऐसे में डॉक्टर डूम के पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर 1, अगर हीरोज साथ दें तो ये चीज फिक्स हो सकती है। नंबर 2, सुपर हीरोज का वजूद पूरे मल्टीवर्स से मिटा दिया जाए, ना रहेंगे हीरोज, ना मल्टीवर्स ओपन होगा और ना ही इतनी बड़ी क्राइसिस आएगी। और यहाँ ये जो दूसरा प्लान है कि सभी यूनिवर्स से हीरोज और विलन्स को मिटा दिया जाए, बस इसके लिए आप रेड स्कल और कैप को पैदा ही मत होने दो। बस यही दो हैं जिनसे आगे एक सुपर ह्यूमन बनाने की रेस शुरू हुई है। आपको क्या लगता है कि ये होना पॉसिबल है? तो अपने थॉट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। साथ ही हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। कुछ ही दिनों में डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है और अब हम डेली बात करने वाले हैं, तो तैयार रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।